हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का टॉपिक मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस कवर किया था, जो आपका पेज नंबर 142 टू 144 तक था। आज हम वीडियो में 145 पेज नंबर को कवर करेंगे, जिसमें मेजर टॉपिक हमारा मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो आपकी एनसीईआरटी में इस टॉपिक को कवर करता है। और आपकी फिगर 9.5 को आज मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली मेंडल इस डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में क्या एक्सप्लेन करना चाहता था और उससे क्या उसने कंक्लूजन निकाला और उससे उसके बेसिस पे कौन सा लॉ बनाया। तो आज हम उस लॉ की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था। आज हम करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग के बेसिस पे कंक्लूजन में बताया था। सो कम टू पेज नंबर 145। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। जिस टाइम आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपको जेनेटिक्स का, मेंडल का एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली, बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो, मेंडल को हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मेंडल को नहीं पता था कि ऐसी क्या चीज है जो पेरेंट से अगली जनरेशन में जाती है और अगली जनरेशन को पेरेंट जैसा सिमिलर बनाती है। मेंडल को नहीं पता चला था, बट मेंडल ने बोला कि देयर इज समथिंग, कुछ है, और मेंडल ने उसे नाम दिया फैक्टर्स। फाइन, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो मेंडल ने उसको फैक्टर्स बोला था, जिसको अब हमें पता है दैट बेसिकली इट इज द डीएनए। दीज आर द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स है जो डीएनए के बने हुए हैं, जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, अगली जनरेशन में पेरेंट्स से जा रहे हैं और करेक्टर्स को लेकर जा रहे हैं। तो इसी चीज को समझो। सपोज ये एक ह्यूमन सेल है, हमारी ह्यूमन बॉडी का सेल है। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे सेल में, ऑब्वियसली आपको पता होगा। सो 46 में 23 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में यू कैन सी कि ये पेयर्स बने हुए हैं। ये है फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, देन सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, पेयर है ये, ठीक है। 22 पेयर्स ये है, और जो लास्ट पेयर होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। फर्स्ट 22 पेयर्स जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो लास्ट पेयर होता है उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो हमारा सेक्स डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अगर मेल होगा तो उसमें जो लास्ट पेयर होता है वो होता है एक्स एंड वाई, उसे बोलते हैं हम एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। और अगर फीमेल होती है तो उसमें एक्स और एक्स होता है। ये आपने 8th क्लास में भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। फाइन। अब देखो होता क्या है, मेंडल का जो कॉन्सेप्ट है डाई हाइब्रिड, उसको समझने से पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली जब हमारे गैमीट्स फॉर्म होते हैं, ये मैंने गैमीट्स दिखाया है, जब हमारे गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड बेसिस क्रॉस के बेसिस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, जिसमें उसने कहा था कि पेयर हमेशा सेग्रीगेट होते हैं। कैपिटल टी है तो अलग अलग गैमीट्स में जाएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है। क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट पेयर है ना, ये याद रखना, ये हमेशा अलग हो जाएगा। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन पेयर्स सेग्रीगेट होते हैं क्रोमोसोम के। तो अगर फर्स्ट पेयर का एक क्रोमोसोम इस सेल में गया, इस गैमीट में गया, स्पर्म में गया, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है वो दूसरे गैमीट में जाएगा। सेकंड पेयर का एक क्रोमोसोम इधर जाएगा तो दूसरा क्रोमोसोम इधर जाएगा। राइट। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ 46 23 कोई भी 23 एक गैमीट में जाएंगे और कोई भी 23 दूसरे गैमीट में। हमारे पेयर्स हमेशा सेग्रीगेट होंगे, हमारे पेयर्स हमेशा अलग होंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सिमिलरली जो लास्ट सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम अगर इसमें जाएगा तो वाई क्रोमोसोम इसमें जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो आगे बना है वही इसमें जाएगा और जो पीछे है वो इसमें, कोई भी ये अगर आगे वाला इसमें गया, इस सेल में ये इसमें गया, तो हो सकता है ये थर्ड में ये वाला इधर चला जाए और ये जो आगे बना है वो इधर चला जाए। कोई भी जा सकता है। फाइन। बट सेग्रीगेट जो पेयर है वो अलग होंगे।
तो इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग समझ आएगा। अब उस टाइम में वापस चलो जब मेंडल को इस बारे में कुछ नहीं पता कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स है, डीएनए है जो सेग्रीगेट हो रहे हैं, मेंडल को कुछ नहीं पता है। मेंडल ने सिर्फ एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था जिससे उसे ये पता चला था कि देयर इज समथिंग, एक हेटेरोजाइगस पेयर में एक डोमिनेंट फैक्टर होता है और एक रिसेसिव होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से किया था। और दूसरी चीज उसे ये पता चली थी कि जब भी गैमीट्स बनते हैं, ये जो पेयर है ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जो हमें बाद में पता चला कि बेसिकली ऐसा हो रहा है। फाइन, तो इनडायरेक्टली मेंडल ने सब कुछ बता दिया था। तब हम आते हैं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने एक प्लांट, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मेंडल ने पी प्लांट चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यहाँ पे भी हम मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग की वो पी प्लांट के साथ की। अब इसे डाई हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? डाई का मतलब होता है टू, राइट? डाई मीन्स टू, इट मीन्स हम यहाँ पे दो करेक्टर्स लेके चल रहे हैं। लास्ट हमने देखा था कि हम एक ही करेक्टर पे वर्क कर रहे थे, विच वॉज हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट, टॉल या ड्वार्फ, खत्म। यहाँ पे मेंडल दो करेक्टर्स एक साथ लेकर ऑब्जर्व करके चल रहा था। तो मेंडल ने एक प्लांट लिया जिसके सीड, दो ट्रेट्स, जो दो करेक्टर्स मेंडल ने चूज किए, वो था एक शेप ऑफ सीड जो थी राउंड या रिंकल्ड। मटर का जो सीड है वो या तो राउंड शेप का था या रिंकल्ड शेप का, सो राउंड एंड रिंकल्ड। और दूसरा उसने जो करेक्टर चूज किया वो था कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड क्या था? येलो और ग्रीन, राइट? तो दो करेक्टर्स अब वो एक साथ लेके चल रहा था। सबसे पहले उसने एक प्लांट चूज किया जो जिसकी सीड की शेप राउंड थी और कलर येलो था, और दूसरा प्लांट चूज किया जिसके सीड की शेप रिंकल्ड और ग्रीन थी, और दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, इसका पॉलन ग्रेन ले लिया और इसका एग ले लिया, फाइन, फीमेल पार्ट। तो जब क्रॉस करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तो नेक्स्ट जनरेशन बनी, अगली जनरेशन आई। जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स थे, ही ऑब्जर्व्ड कि उनमें वो सारे के सारे प्लांट्स येलो, राउंड एंड येलो थे। उनके जो सीड्स थे वो सारे ही राउंड थे और सारे येलो कलर के थे। कोई भी ऐसा सीड नहीं था जो रिंकल्ड या ग्रीन हो। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ कि राउंड और रिंकल्ड में से राउंड डोमिनेंट है और येलो और ग्रीन में से येलो डोमिनेंट है, फाइन। फिर सेल्फ पॉलिनेशन की, जैसे सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग में किया था। ये आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को नहीं पढ़ते हो अच्छे से, तो आप वो वाली वीडियो पहले देखना। तो राउंड एंड येलो, उसकी सेल्फ पॉलिनेशन किया, उसी का ही पॉलन ग्रेन, उसी के ही एग, फीमेल पार्ट। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व, उसे क्या मिला, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? उसने जितने भी प्लांट्स ग्रो किए F2 जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में उसे रेशो क्या मिली? 9:3:3:3:1। 9 प्लांट्स बने राउंड और येलो। राउंड एंड येलो का मतलब है दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट थे उसमें। 3 प्लांट्स ऐसे बने जो राउंड एंड ग्रीन थे। राउंड इज द डोमिनेंट ट्रेट, ग्रीन जो था वो रिसेसिव ट्रेट उसमें एक्सप्रेस हुआ। रिंकल्ड एंड येलो, इसमें येलो डोमिनेंट ट्रेट है, रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है। 3 प्लांट्स ऐसे मिले और एक प्लांट ऐसा मिला, अगर उसके 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 आउट ऑफ 16 प्लांट्स उसे 1 प्लांट ऐसा मिला जिसमें रिंकल्ड एंड ग्रीन था, मतलब दोनों ही रिसेसिव ट्रेट थे। अब इसको कैसे उसने एक्सप्लेन किया, कैसे उसने प्रूव किया कि ये कैसे हुआ होगा? अब हमें पता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये सब जीन्स, करेक्टर, डीएनए, क्रोमोसोम्स पे होते हैं। उस टाइम मेंडल को कुछ नहीं पता, फाइन। तो मेंडल ने बोला कि राउंड एंड येलो का ऑब्वियसली कोई ना कोई फैक्टर इस पेरेंट प्लांट में है, जिसको लिखा गया RRYY से, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में टॉल और ड्वार्फ को कैपिटल T स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया था, फाइन। सो RR एंड YY। सिमिलरली ये जो रिंकल्ड और ग्रीन है उसको लिखा गया स्मॉल r स्मॉल y। हमने उस टाइम बात की थी, जो F1 जनरेशन में मिलता है वो डोमिनेंट होता है और हम लेटर्स वही यूज करते हैं जो डोमिनेंट के होते हैं।
तो हम यहाँ पे रिंकल्ड का W ग्रीन लिख सकते थे, बट वो रिसेसिव है तो हम वो लेटर्स नहीं यूज करते। तो स्मॉल लेटर्स फॉर द रिसेसिव एंड कैपिटल लेटर्स फॉर द डोमिनेंट ट्रेट्स। फाइन। अब क्या था, अब देखो यहाँ पे समझो, इसी कॉन्सेप्ट को लेके, क्रोमोसोम के कॉन्सेप्ट को लेके, बेसिकली ये जो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इस प्लांट के क्रोमोसोम्स में, मान लो जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास वो जीन है जो पी प्लांट के पी की मटर की शेप को राउंड बना रहा है, और वो एलील्स, वो फैक्टर्स क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर। मेंडल को नहीं पता था वो क्रोमोसोम पे है, ये हमें बाद में पता चला कि वो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उस पे है सपोज फर्स्ट पेयर पे आर एंड आर, और थर्ड पेयर पे है कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो अब क्या होगा, ये वाला जो क्रोमोसोम है, मैंने अभी आपको समझाया था कि ये दोनों गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हमेशा अलग होंगे। तो हमें क्या मिल सकता है, हमें जो इसके गैमीट्स बनेंगे वो क्या बन सकते हैं? गैमीट ये बन सकते हैं कि ये वाला क्रोमोसोम कैपिटल आर वाला इस गैमीट में जाए, और ये दूसरा वाला कैपिटल आर का जो गैमीट है, जो क्रोमोसोम है, वो दूसरे गैमीट में जाए, सेग्रीगेट होंगे, एक इसमें गया तो दूसरे वाला इसमें गया सपोज। अब ऑप्शन ये है कि इसके साथ जो थर्ड पेयर है वो भी सेग्रीगेट होगा, तो इसके साथ ये वाला कैपिटल वाई आ जाए, ये इसके साथ आ गया तो ये कैपिटल वाई इधर चला गया। तो हमारे पास बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज होंगी कि ये कैपिटल आर इधर गया तो ये कैपिटल वाई इसके साथ आ गया, ये कैपिटल आर इधर गया, ये कैपिटल वाई इसके साथ आ गया, ये कैपिटल आर इधर गया, ये कैपिटल वाई इधर आ गया, ये कैपिटल आर इधर गया तो ये कैपिटल वाई इसके साथ आ गया। तो बेसिकली ये आर आर सेग्रीगेट हो गए और वाई वाई सेग्रीगेट हो गए। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये फैक्टर सेम ही है, कैपिटल आर डिफरेंट नहीं है, स्मॉल आर नहीं है कुछ भी, तो हमें जो गैमीट्स मिलेंगे, वाई में भी सेम चीज है, कैपिटल वाई, तो इसलिए जो हमें गैमीट मिलेंगे वो गैमीट हमारे पास सिर्फ कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले ही आएंगे। राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें साइड स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इसमें भी हमें जो गैमीट्स मिलेंगे, आर और आर हमेशा सेग्रीगेट होगा, वो कभी एक सेल में नहीं हो सकता, एक गैमीट में नहीं हो सकता। सिमिलरली वाई और वाई हमेशा सेग्रीगेट होगा। तो ऑप्शन हमारे पास यही होगा, चारों कॉम्बिनेशन बना के, कि गैमीट्स जो होंगे वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई ही बनेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां से मुझे जो गैमीट्स मिले वो कैपिटल आर कैपिटल वाई का मिला और स्मॉल आर स्मॉल वाई का मिला। F1 जनरेशन बनाई, गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए। फ्यूजन के बाद जो मुझे प्लांट मिलेगा, वो प्लांट मुझे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, किसी भी बेसिक ऐसे भी आप इसको क्रॉस कर लो, आपको रिजल्ट यही मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि हमारे पास मेल गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई है और फीमेल गैमीट स्मॉल आर स्मॉल वाई है। तो F1 जनरेशन मुझे आर आर वाई वाई मिलेगी। और यहां से मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि सारे प्लांट्स राउंडेड येलो थे, जो ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि एक भी कैपिटल आर हुआ तो प्लांट राउंड बनेगा और एक भी कैपिटल वाई हुआ तो प्लांट येलो बनेगा, ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे डिसिमिलर पेयर है, बट जो एक्सप्रेशन है वो डोमिनेंट का आएगा। फाइन। अब हम समझते हैं इसके F2 जनरेशन को। F2 जनरेशन में हमारे पास आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और सेल्फ पॉलिनेशन किया है तो मेल गैमीट्स भी इसी से ही बनेंगे, फीमेल गैमीट भी इसी से ही बनेंगे। यही सेम प्लांट हम ले रहे हैं, इसी की सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में आपने सेल्फ पॉलिनेशन किया हुआ है, क्या होता है। अब इसका गैमीट फॉर्मेशन देखते हैं, इसके गैमीट्स किस टाइप के बनेंगे। इसके गैमीट्स 4 अलग टाइप के बनेंगे। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखो, वी हैव कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑप्शन क्या है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? हो सकता है कैपिटल आर इसमें चला जाए, ये वाला कैपिटल आर इसमें चला जाए और स्मॉल आर इसमें चला जाए। अगर ऐसा है, ये 2 डिफरेंट गैमीट्स हैं, इसमें कैपिटल आर चला गया, इसमें स्मॉल आर, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कैपिटल वाई इसमें चला जाए और जो स्मॉल वाई है, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये कैपिटल आर इसमें गया, स्मॉल आर इधर गया, ये कैपिटल वाई इस आर के साथ इधर आ गया और स्मॉल वाई इधर चला गया। हो सकता है।
तो मुझे गैमीट क्या मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये कैपिटल आर इसमें गया और स्मॉल आर इसमें गया, इसके साथ स्मॉल वाई इसके साथ आ गया और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ चला गया। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जो मुझे मिल सकती है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम आ गया, या ये भी हो सकता है कैपिटल आर वाले गैमीट में स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम आ गया, स्मॉल आर वाले के साथ कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम आ गया, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्मॉल आर वाले के साथ स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, चारों ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 टाइप के गैमीट्स होंगे। तो यहाँ पे देखो ये 4 टाइप के गैमीट्स मिल गए। ये है मेल गैमीट्स, ये है फीमेल गैमीट्स। अब ये मेल गैमीट्स इन फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूजन करेंगे, फ्यूज होंगे। यू कैन सी हियर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही था हमारा F1 जनरेशन। जब हमने इसको क्रॉस करवाया तो ये 4 टाइप के मुझे गैमीट्स मिले। ये मेल गैमीट हो गए सपोज, और ये मेरे पास फीमेल गैमीट्स हो गए। जब ये आपस में क्रॉस करेंगे, नेट स्क्वायर हो गया, ये आपस में क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल, ये जो प्लांट नया अगली जनरेशन बनेगी वो मुझे क्या बनेगी, अगर ये पॉलन ग्रेन और ये गैमीट मिलता है, एग सेल मिलता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये प्लांट होगा राउंड एंड येलो। अगर एक भी कैपिटल आर है तो प्लांट राउंड होगा, अगर एक भी कैपिटल वाई है तो प्लांट सीड येलो होगा। फाइन। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी क्या होगा, राउंड एंड येलो। एक कैपिटल आर है, कैपिटल वाई भी है, तो ये सीड होगा राउंड एंड येलो। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो राउंड एंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, कैपिटल लेटर्स हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं है, दोनों ही रिसेसिव ट्रेट है, तो ये ग्रीन का एक्सप्रेशन देंगे। तो ये जो सीड होगा वो होगा राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई अगेन, तो राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे अगेन कॉम्बिनेशन बनेगा राउंड एंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर का मतलब हो गया रिंकल्ड, और वाई इज येलो, रिंकल्ड एंड येलो। अगेन रिंकल्ड एंड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रिंकल्ड एंड येलो। दिस इज राउंड एंड येलो। इसके बाद यहां से आपका बनेगा राउंड एंड ग्रीन, ये बनेगा रिंकल्ड एंड येलो, और ये बनेगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी रेशियो क्या आई। अगर आप इसको काउंट करते हो तो आपकी रेशियो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट्स ऐसे हैं जो राउंड एंड येलो है। फाइन, यहाँ पे देखो राउंड एंड येलो 9 है, ये मेंडल ने ऑब्जर्व किया था। 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो राउंड एंड ग्रीन है, 3 प्लांट्स रिंकल्ड एंड येलो, और 1 प्लांट रिंकल्ड एंड ग्रीन। और यही ऑब्जर्वेशन थी मेंडल की, 9:3:3:1 का रेशो। तो यहां से मेंडल ने इस चीज का प्रूफ दे दिया कि देयर इज समथिंग, क्या है पता नहीं, पर कुछ है जो इस वे में ट्रांसफर हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, और नेक्स्ट जनरेशन में ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन ने हमें मेंडल ने इससे प्रूफ किया कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या क्या हो रहा है। अब ये ढूंढते रहो कि ये फैक्टर क्या है, वो मेंडल ने नहीं बताया था, बट हमें बाद में जाके पता चल गया कि वो डीएनए होता है, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं जो इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब इसका कंक्लूजन देखो। ठीक है, इससे ठीक है, ये रेशो मिल गया, समझ आ गया, पर मेंडल ने इसे कंक्लूड क्या किया कि क्या हुआ, क्या है यहाँ पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हमें पहले ही पता चल गया था कि जी कैपिटल आर जहां होगा वो डोमिनेंट होगा, एक्सप्रेशन वो आएगा, वो तो मोनोहाइब्रिड से ही पता चल गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पता चल गया कि वो सेग्रीगेट होते हैं। तो यहाँ पे मेंडल इस चीज को तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेगा ना, तो मेंडल ने कंक्लूजन क्या निकाला, उसने क्या बताया कि ये चीज मुझे क्या बता रही है, इसको समझो। देखो राउंड एंड येलो, ये आपके बुक में नहीं है,
बट आप इसको अच्छे से समझो, यही पूरा का पूरा क्रक्स है। प्लांट है राउंड एंड येलो, सो द रेशियो ऑफ राउंड एंड येलो विद राउंड एंड ग्रीन, हमारा रेशियो क्या आया था? राउंड एंड येलो आए थे 9 प्लांट्स और राउंड एंड ग्रीन आए थे 3 प्लांट्स। राउंड करेक्टर हमारा कॉमन है, तो मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि ये जो रेशियो है वो येलो और ग्रीन के बीच में है, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आ जाएगी? 3:1। फाइन। सिमिलरली राउंडेड येलो एंड रिंकल्ड एंड येलो, येलो चीज कॉमन है, मैंने हटा दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये रेशियो मेरी राउंड और रिंकल्ड के बीच में होगी। राउंड एंड येलो 9 थे, रिंकल्ड एंड येलो 3 थे, तो अगेन ये रेशियो भी क्या बनेगी? 3:1। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कहा कि येलो इज टू ग्रीन का रेशियो भी मेरे पास दोबारा से 3:1 ही आया है। डाइहाइब्रिड क्रॉस देखने के बाद भी रेशियो क्या है? 3:1, जो हमारा मोनोहाइब्रिड के केस में टॉल और ड्वार्फ के बीच में था। अगर आपको याद हो तो मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल और ड्वार्फ के बीच में जो रेशियो था F2 जनरेशन का, जिसे हमने फिनोटिपिक रेशियो कहा था, टॉल इज टू ड्वार्फ, वो 3:1 था। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 3:1। डाई हाइब्रिड को लेकर भी रेशियो यही बन रहा है, 3:1। इस चीज से मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने कहा कि कोई भी ट्रेट, जैसे ये कलर ऑफ सीड है, कलर ऑफ सीड का ट्रेट येलो ग्रीन, ये ट्रेट प्लांट के किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि प्लांट की सीड की शेप क्या है, प्लांट की हाइट क्या है, प्लांट में फ्लावर का कलर क्या है। किसी भी दूसरे ट्रेट पे कोई भी दूसरा ट्रेट डिपेंड नहीं करता है। हर एक ट्रेट इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे डाई हाइब्रिड लेकर चल रहे थे, दो ट्रेड्स को एक साथ लेकर चल रहे थे, फिर भी एट लास्ट मुझे जो रेशियो मिली वो वही मोनोहाइब्रिड वाली मिली, 3:1, जो इस चीज को प्रूव कर रहा है कि मेरा जो कलर ऑफ सीड का ट्रेट था वो मेरे शेप पे डिपेंड नहीं करता, या जो मेरा शेप ऑफ सीड का ट्रेट था वो मेरे कलर ऑफ सीड पे डिपेंड नहीं करता, या किसी दूसरे फैक्टर पे, किसी भी दूसरे ट्रेट पे, करेक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो इट मींस मेंडल ने कहा कि हमारे अंदर कोई भी ट्रेट दूसरे ट्रेट पे डिपेंड नहीं करते। अगर मेरी आईज का कलर ब्लैक है तो वो मेरे हेयर के कलर को डिसाइड नहीं करेगा या मेरे कॉम्प्लेक्शन को डिसाइड नहीं करेगा। कोई भी ट्रेट किसी दूसरे ट्रेट पे डिपेंड नहीं होता कि अगर मेरी आईज का कलर ब्लैक है तो मेरे बालों का कलर भी ब्लैक ही होना चाहिए, या मेरा कॉम्प्लेक्शन व्हीटिश ही होना चाहिए, या फेयर ही होना चाहिए। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। कोई भी हमारा ट्रेट किसी दूसरे ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑल आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। तो यहां से उसने थर्ड लॉ बनाया विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये लॉ क्या था? दैट द एलील्स, द फैक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स, जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा वो कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली उसने बोला कि जो फैक्टर्स हैं दो डिफरेंट जीन्स के, जैसे एक शेप ऑफ सीड हो गया और एक हमारा कलर ऑफ सीड हो गया, इट गेट्स सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। जब वो एक दूसरे के ऊपर बिना डिपेंड किए, एक दूसरे के बिना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि जहां पे कैपिटल आर गया वहां कैपिटल वाई ही गया। इक्वल पॉसिबिलिटी थी कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाए या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाए। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता कि जहां ये क्रोमोसोम जाएगा वहां पे ही ये क्रोमोसोम जाएगा, इसके साथ ये वाला भी इक्वल चांस होंगे कि जा सकता है। सो ऑल द ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। पर ये आपके आगे सिलेबस में नहीं है, बट एक छोटी सी चीज आप समझ सकते हो कि ये जो लॉ था ना, ये लॉ तब तक वैलिड है जब तक हम उन ट्रेट्स की बात करें, उन कैरेक्टर्स की बात करें जो अलग अलग क्रोमोसोम पे है। हमारी बॉडी में 46, हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स, तो हमारे अंदर सिर्फ 23 जीन्स थोड़ी है, 23 कैरेक्टर्स थोड़ी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो बहुत सारे जीन्स ना ऐसे होते हैं जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, बहुत सारे एलील्स फैक्टर्स मेंडल की टर्म्स में ऐसे हैं जो सेम क्रोमोसोम पे है।
उस टाइम पे ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड नहीं होंगे। ये लॉ सिर्फ तब तक वैलिड है अगर हम उन ट्रेट्स की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, जैसे एक फर्स्ट पेयर पे है तो एक थर्ड पे है। अगर दो ऐसे ट्रेट्स हो जो इसी फर्स्ट पेयर पे ही हो तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड नहीं होंगे। ये आपको हायर क्लासेस में समझ आएगा। सो दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो भी हर जगह वैलिड नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि गलत है। जहां पे डिफरेंट क्रोमोसोम्स की बात होगी वहां ये वैलिड है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये दो लॉज हमारे हर जगह वैलिड नहीं है और हर कहीं जगह पे वैलिड है भी। फाइन। सो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली 3 मार्क्स 5 मार्क्स में, स्टेट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तो स्टेटमेंट हो गई 1 मार्क में, एंड एक्सप्लेन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग इन 5 मार्क्स। फाइन। तो आज हम इतना करते हैं इस वीडियो में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट, और वहां पे हमारा हेरिडिटी वाला पार्ट जो है, हेरिडिटी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एवोल्यूशन करेंगे और केमिस्ट्री फिजिक्स के टॉपिक्स पर आएंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।